ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी का। समानता और सहभागिता ये दो ऐसे तत्व हैं जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। मतलब इनको एक्सक्लूड करके किसी कंट्री डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक तरफ जहाँ समानता विकास का लिए एक पाथ क्रिएट करती है, एक पथ बनाती है, वहीं सहभागिता उस पर दौड़ने के लिए प्रेरित करती है, शक्ति देती है, सामर्थ्य बढ़ाती है। तो चाहे समानता हो या सहभागिता के रूप में लोकतंत्र हो, ये दो ऐसे तत्व हैं जो अगर आप कंट्री के बारे में बात करें, राष्ट्र गौरव के बारे में बात करें, देश के विकास के बारे में बात करें, तो इन दो चीजों को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो आज से हमारी जो आज हम 7वीं क्लास की एनसीईआरटी आज से शुरू कर रहे हैं और यही एक हमारा टॉपिक होगा जिस पर हमको डिस्कस करना है। मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का दीक्षांत के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा मोटिव है इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करना है। तो आइए बिना वक्त गवाए सीधे अपने विषय पर चलते हैं। चलिए, यहाँ जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। बिल्कुल पहला ही जो टॉपिक है वो समानता, इक्वालिटी। आप देखिए 6ठी क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझी थी कि किस तरीके से हमारा देश विविधताओं का देश है, वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन फिर हमने वहाँ डिस्क्रिमिनेशन को भी समझा था। फिर डिस्क्रिमिनेशन को समझा था, उससे होने वाले जो चैलेंजेस थे उनको मैनेज करने के लिए हमने एक सरकार के बारे में बात की, उसके स्वरूप के बारे में बात की, लोकतांत्रिक एलिमेंट्स जो हैं, जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं, जो की फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात की। फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसी लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में समझने के लिए हमने पंचायती राज को समझा। फिर किस तरीके से हमने रूरल और अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समझा था। तो ये सारी बातें हम 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में कर चुके हैं। आज से हमारी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी की शुरुआत हो रही है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड होगी और जैसे जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ेंगी, मैंने आपको बताया था कि 12वीं तक हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो इसको हम और डिटेल में, जैसे जैसे कक्षाएं आपकी बढ़ेंगी, ये और डिटेल होता जाएगा और हम उतने ही डिटेल के साथ उसको करेंगे। अपनी तरफ से जितनी चीजें आवश्यकताएं हैं कि एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को किन चीजों पे और फोकस करना है, कहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, इस हिसाब से हम ये बात करेंगे। हमने पहले भी बात की है कि जो हमारा मोटिव है एनसीईआरटी को डिस्कस करने का, वो 6ठी या 7वीं या 8वीं क्लास को क्वालिफाई करने के लिए उद्देश्य से नहीं कर रहे। हमारी सिविल सेवा परीक्षा में ये पुस्तकें कैसे मददगार साबित हो सकती हैं, तो हमारा उद्देश्य इसी संदर्भ में हम इन सारी पुस्तकों को निचोड़ रहे हैं, इससे गो थ्रू हो रहे हैं। तो इन उद्देश्यों को भी ख्याल रखना जरूरी है। तो चलिए, पहली ही चीज समानता, इक्वालिटी, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी बात हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे देश में चूंकि वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, ये शब्द की जरूरत ही क्यों पड़ती है? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी? ठीक है, ये तो एक बड़ी प्राकृतिक सी चीज होनी चाहिए ना कि हम सभी इंसान हैं तो वी आर इक्वल। लेकिन इक्वालिटी होने के बावजूद बड़ी सारी इनइक्वालिटीज भी हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज होना असल में कोई समस्या नहीं है। मतलब हम प्राकृतिक रूप से भी अंतर हो सकता है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, किसी का रंग कुछ है, कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है, कोई बहुत शार्प माइंडेड है, कोई थोड़ा बुद्धू है। तो बड़े सारे नेचुरल डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी हम इनइक्वालिटी को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। इनइक्वालिटी का मतलब हमने समझा था कि ऐसा कोई विभेद नहीं होना चाहिए जो अन्याय को प्रमोट करे, जिससे अन्याय होता रहे। ठीक है, सबके सामर्थ्य के हिसाब से उसकी सहभागिता का सुनिश्चित होना बहुत जरूरी। हमने इसको उदाहरण में भी समझा था जब हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ये समझा था कि जैसे अगर मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण लूं, तो यहाँ मैं एक शिक्षक के रूप में आपके सामने कंटेंट को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ
तमाम एक पूरी टेक्निकल टीम है जो इस कैमरे को मैनेज करती है, कंप्यूटर्स मैनेज करती है, आप तक सारा कुछ ये ठीक से प्रेषित हो सके, ये सारा कुछ टेलीकास्ट हो सके, इसके बारे में वो उनकी एक्सपर्टीज काम आती है। एक भाई है जो यहाँ ऑफिस असिस्टेंट हैं, वो यहाँ ख्याल रखते हैं कि हमारे लिए पानी हो जाए, कॉफ़ी अरेंज हो जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबकी अपनी भूमिका है, किसी की भूमिका को कम ज़्यादा के महत्व में तोलना यहां से नाइंसाफी शुरू हो जाती। अब मैं यहां अगर ये बात कहूं कि नहीं मेरा ही रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं सामने दिख रहा हूं, नहीं, इसके आने से पहले एक वर्कआउट हुआ है जो कुछ लोगों ने किया है। अगर वो अपने काम को परफॉर्म नहीं करते तो शायद मैं इतने बढ़िया से इन सारी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो हम सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है। देश में भी ऐसे ही, हमारे समाज में भी ऐसा ही है। वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। ये बार बार ये मंत्र के रूप में हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि विभिन्नताओं का देश है। विभिन्नताओं का देश है तो विभिन्नताओं को हमने समझा था कि ये डिफरेंसेस हैं, ये अंतर है दो व्यक्तियों के बीच में। इसको इनइक्वालिटी, इसको अगर हम इस तरीके से कुछ तय करने लगे कि नहीं मैं श्रेष्ठ और अगला उतना महान नहीं, उतना ग्रेट नहीं, तो ये थोड़ा सा अन्याय हो जाता है। तो इन्हीं संदर्भों में सारी चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। ओके, तो आइए बिल्कुल पुस्तक क्या कहती है सीधा उसी की लाइनों पर बात करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जी बिल्कुल है। कक्षा 6 की पुस्तकों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। ठीक है, ये सारे ही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए कभी इन शब्दों को बहुत तेजी से आप पढ़ते हुए निकल जाएं, छोड़ दें, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ ये सारी चीजें, भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी कंट्री डेवलपमेंट के लिए। जब भी आप संविधान जब पढ़ेंगे, फुल फ्लैश कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बात करेंगे, तो तमाम सारे चैलेंजेस हैं जिसको दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए। अंग्रेजों के शासनकाल में हमने इन्हीं सारी चीजों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और तब जाके एक लंबे संघर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली है। तो हम अपने पास से इंस्पायर होते हैं और फिर हमने उस परिदृश्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। तो ये सारे तत्व बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग के लिए, हमारी अपनी जरूरतें भी हैं। तो इन चीजों को ऐसे समझने की जरूरत है, खास करके आपके लिए सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। कुछ ही दिनों में आप इस सिस्टम का हिस्सा होंगे, तो आप इनमें से किसी भी एक चीज को थोड़ा भी डाइल्यूट नहीं कर सकते, सबका अपना महत्व है। और एनसीईआरटी की खूबसूरती है कि बहुत ब्यूटीफुली इसने इन सारी चीजों को मैनेज कर रखा है। अच्छा, समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। ठीक है, यहां ये अच्छी बात कहा इसने। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं कि लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। यहां फोकस कर रहा है समानता। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लोगों की भागीदारी हो, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान हो, ठीक है, जस्टिस की बातें हो, इन सब को में समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। जब भी आप डेमोक्रेसी वर्ड कान में पढ़ते, इसको आपको कैसे समझना है? डेमोक्रेसी इज टॉकिंग अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन रूलिंग। शासन में जनता की सहभागिता, वो हर क्षेत्र पर, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहभागिता है, चुनाव लड़कर, वोट देकर, वहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद भी सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करना है, ठीक है, उसके बाद भी अपने विरोध भी, अगर कोई चीज अस्पष्ट है या हमारे हित को प्रभावित करती है, विरोध भी करना है, डिबेट भी करना है, तो अपनी जागरूकता भी रखनी है। तो इन सब के लिए जो प्रेरित तत्व है कि वो कौन सी चीज है जो हमको इन सब के लिए प्रेरित करती है, हम किस बात से मोटिवेट होते हैं कि हम ये सारी चीजें करें, वो तभी संभव है जब ये लगे कि इस व्यवस्था में हमारी पोजीशन बराबर है। ठीक है, हम चाहे हमारी कोई भी जाति धर्म हो, हम किसी भी मान्यता को मानने वाले हों, हम स्त्री हों, पुरुष हों, कमजोर हों, ताकतवर हों, अमीर हों, गरीब हों, लेकिन हमारा अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। अगर इस बात का बोध हमारे अंदर निरंतर बना रहे, रेगुलर अगर हम इस बात से मतलब अवेयर रहें कि हमारा अपना भी एक एग्जिस्टेंस है, तो अपने आप
वो लोकतंत्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी यह है कि हमें किसी किसी तरीके के इनइक्वालिटी को फील ना करना पड़े। यही बात ये कह रहा है कि समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती। किसके? लोकतंत्र के। यानी लोकतंत्र को जो भी चीजें मजबूत बनाती उसमें जो मतलब बिल्कुल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इक्वालिटी है, समानता है। अच्छा, यहां इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। ये क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान हैं या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। एनसीईआरटी की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि बड़ी मुश्किल बातों को, बहुत टेक्निकल चीजों को भी वो स्टोरी फॉर्म में बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर लेती हैं। ये सारी चीजें आपको सीखने की आवश्यकता है। तो यहां आइए कहानी के थ्रू ही चीजें समझते हैं। यहां एक सिचुएशन बता रहा है कि चुनाव का दिन है, कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। और यहां कहती है कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। मतलब यहाँ एक लाइन है जो वोटिंग के लिए है। यहाँ ये अपने क्या कहते हैं, ये क्या नाम है इनका, कांता अपनी सहेली को बोलते हैं हम सब एक लाइन में खड़े हैं। जैन साहब शायद वो कोई रेप्यूटेड व्यक्ति हैं, वो उनको बता रही कि वो भी हमारे साथ हमारी लाइन में खड़े हुए हैं। यहां फिर चल कांता अब तेरी बारी आई, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी पाइप लाइन लाने का वादा किया था। कितनी अच्छी बात है ये। देखिए ये भी गौर करने की बात है कि वोट डालते वक्त अगर आपके दिमाग में है कि ये मेरी जाति वाला है, ये मेरे धर्म का है, तो फिर आप कम से कम, अगर आपने कोई सरकार अपने जाति या धर्म के आधार पर चुनी है, तो उसी वक्त आप सरकार से अस्पताल, नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की मांग करने का अधिकार खो देते हैं। तो जब आप वोट डालने जाइए तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप एक नागरिक हैं और असल में आपकी आवश्यकता क्या है, वो आधार क्या है जिस आधार पे आप नोट दे रहे हैं। ठीक है कि आपसे किस तरीके के प्रोमिसेस किए गए हैं, क्या आपको क्या कोई शराब की बोतल या साड़ी या टीवी या लैपटॉप या अच्छे दिन काइंड ऑफ कोई वादा। तो इस तरीके की वादों पे आप जा रहे हैं, या आपने उसको कोर तरीके से देखा कि वाकई जो मैं वोट दे रहा हूं, जिस व्यक्ति को दे रहा हूं, मेरा वोट देने का रीजन क्या है, ये मेरी जाति वाला है, मेरे धर्म वाला है। तो आप सोचिए आप कैसी सरकारें फ्रेम कर रहे हैं और आप उससे किस तरीके की डिमांड करेंगे। आप ये बेसिक चैलेंजेस के रूप में, जब आप डेमोक्रेसी के चैलेंजेस बात करेंगे, जब मेंस के एग्जाम्स को हम कंसीडर करेंगे, जब कोर्सेज की बात करेंगे प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फिर हम इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें जिसको आप कोट कर सकते हैं, छोटी सी लाइन है लेकिन कितना अच्छा संदेश है कि ये वोट डालते वक्त इसके मन में क्या विचार आ रहा है कि मैं वोट तो उसी को डालूंगा जिसने हमारी कॉलोनी में पाइपलाइन बिछाई है। ठीक है, यानी ये नागरिक के तौर पर, तो यहां धर्म जाति की बात नहीं हो रही। ओके, फिर यहाँ एक लाइन है और इस लाइन ने डाइवर्सिटी को शो किया है कि अब्दुल रहमान ये कारीगर हैं, ठीक है, शबनम बानो ये हाउसवाइफ हैं, ग्रेसी लैंगिंग ये कोई एडवाइजर हैं, परामर्शदाता हैं, आइजक लैंगिंग सरकारी अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रुखसाना मिर्जा ये प्रेस रिपोर्टर हैं, मीडिया कर्मी हैं, योगराज ये बेरोजगार हैं, और अशोक जैन ये उद्योगपति हैं। ओके, तो कितनी डाइवर्सिटी है इस वोटिंग के लाइन में। कोई अमीर गरीब, कोई मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी इन आवर कंट्री। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर समानता के किसी विशिष्ट उदाहरण की बात पूछी जाए कि आखिर कैसे हम बात करेंगे कि हमारे देश में समानता है, कोई ठोस कोई चीज है क्या, तो ये अडल्ट फ्रेंचाइजीज जो हमारे यहाँ जो एक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इक्वालिटी का हमारे देश में। कोई विभिन्नता नहीं है। हमने बात की थी छठी क्लास की, जब हम बात कर रहे थे, तो किस तरीके से यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को कितने सालों के बाद, यूरोप में, इंग्लैंड में तो 100 साल से ऊपर लग गए महिलाओं को मताधिकार देने में, 144-150 साल के आसपास अमेरिका में लग गए। लेकिन हम जिस दिन हमारा जन्म हुआ 1947 में, हमने वहीं से, उसी वक्त से महिलाओं को अधिकार देना शुरू कर दिया। कोई डिफरेंसेस नहीं रखा कि पढ़ा लिखा है नहीं है, क्या अमीर है गरीब है। तो ये सारा चीजें करने का जो
मतलब कहने का मतलब कि इक्वलिटी, हमारे इक्वल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की जो शुरुआत थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के मन में, जो फ्रेम वो कर रहे थे हिंदुस्तान को, तो उसके लिए बेसिक चीजें ये हैं आप सामने। तो ये जो हमारे यहाँ चुनाव की लाइन है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया, आप देखिए एनसीईआरटी ने बहुत ब्यूटीफुली इसको मैनेज किया है। ओके, फिर सिचुएशन शायद बदलती है कुछ देर बाद में आना कांता, मतलब जैन साहब जी नमस्ते साहब, मतलब शायद जैन साहब के घर कांता काम करती हैं। ओके, फिर वोटिंग हो गई। ओके, फिर गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर जाकर काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, अब शायद हम रियलिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे होते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। तो अब यही सारी चीजें चैलेंजेस हैं जो आपको देखना है, रियल फेस रियलिटीज क्या है। और आप देखिए कई बार जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनसे अक्सर उनके दिमाग में कई सारे लोग बढ़ते हैं कि नहीं साहब, सरकार की आलोचना नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको ऐसे डर के नहीं, आलोचना करने का मतलब ये कि आपको जो जहां कमियां हैं उसको तो हाईलाइट तो करोगे ही ना, तभी तो आप समाधान की बात करोगे। एक होता है कि नहीं हम आलोचना कर रहे हैं, मीन में एक निकाल रहे हैं, वो करने से बचना होता है। लेकिन आलोचना करने का मतलब कि हम जो समस्याएं हैं उससे आंख नहीं मूंद रहे, हमारी नजर है, तभी तो हम समाधान के बारे में बात कर पाएंगे। तो अगर आपकी समस्याओं की बात सोल्यूशन ओरिएंटेड है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम बट योर मोटिव इज सोल्यूशन, ठीक है, तो अगर आप किसी समाधान के उद्देश्य से किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वो करना ही चाहिए, ठीक है। बीमारी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उसका इलाज कर पाए, तो बीमारी को यहाँ छिपाने की जरूरत नहीं है। उसके इलाज के संदर्भ में अगर आप बीमारी की बात कर रहे हैं तो ये बहुत शुभ है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो हम रियलिटी से कभी आंख नहीं मोड़ सकते, आंख नहीं उससे झुका सकते। तो यहाँ अभी ये बता रही कि इसकी बेटी बीमार है और ये कह रही है कि मैं पहले साहब के घर जाके काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे लेके आ जाऊं। फिर घर पे आती है और अपनी बच्ची को कहती है बेटा मैं शाम को लौटूंगी, अस्पताल फिर चलेंगे, ये दवाई पी ले। फिर ये घर से बाहर निकलती और सोचती गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, मतलब बस्ती में कभी साफ सफाई नहीं होती, वो उसको बीमारी का कारण समझ में आ रहा है कि बड़ी गंदगी है यहाँ, और इस वजह से उसकी बेटी बार बार बीमार होती है। फिर वो दूसरी सीन है जहां वो सफाई कर रही है और वो उसकी जो मैडम है वो बोल रही कोने कोने को अच्छे से साफ करो, वो मतलब चीज़ों को जो काम करना पड़ता है उसमें उत्तरदायित्व तो होता ही है। फिर बाद में ये मताधिकार की समानता के बारे में बात कर रहा है, इसी को चीज़ों को एक्सप्लेन कराए, क्या करे। कहानी का आरंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है, पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी। हमने ये बात की अभी कि वोटिंग लाइन में कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, सभी को हमारे ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज कहते हैं, कि जो भी इस देश में वयस्क है वो वोट कर सकता है। और समानता का विचार है और ये समानता के विचार पर आधारित है। अंबेडकर जी बड़े इसके सबसे ज्यादा जो प्रवर्तक थे कि नहीं साहब ये अडल्ट फ्रेंचाइजीज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज होनी चाहिए। ये जो सार्वभौम मताधिकार की बात है वो बड़ा उन्होंने इस बात के लिए बहुत पुरजोर इसका समर्थन किया था। तो और उसके पीछे जो भावना थी वो क्या कहते हैं समानता, उसके पीछे का जो विचार था ये समानता वाला विचार था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरीके के कमेंट्स दिए जा सकते हैं कि हमारे देश में वयस्क क्या कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार है नागरिकों को, ये आधारित है समानता पर, बंधुता पर, इस तरीके के ऑप्शंस आ सकते हैं। तो सारे ही लगता है कि नहीं नहीं सब ठीक ही है, ये समाजवाद को प्रेरित करता है, ये समानता को प्रेरित करता है, ये बंधुता को प्रेरित करता है, इस तरीके से ये सारी चीजें ऑप्शन लगता है सभी ठीक है। लेकिन यहाँ बेसिकली ये जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज है, जो सार्वभौम मताधिकार की बात करता है, ये किस चीज को प्रेरित, किस चीज पे आधारित है, कहां से प्रेरणा लेता है, समानता को, कि हमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री देयर इज नो डिफरेंसेस, ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, देयर इज नो इनइक्वालिटीज, ठीक है, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति धर्म संप्रदाय के हैं।
तो ये बहुत छोटी छोटी कीज हैं। आप देखिए छोटा छोटा एक स्टेटमेंट है, ऐसे ही यूपीएससी या अलग अलग पीसीएस एग्जाम यहां से पॉइंट आउट कर लेते हैं चीजों को, ठीक। ओके, और सार्वभौम मताधिकार, सबको वोट देने का अधिकार है, कौन सा आर्टिकल? ये सारे होमवर्क है, एकदम से जैसे ही आए कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढा कीजिए, हैबिट बनाए कि ये जो बात है क्या संविधान में लिखी है, संविधान में लिखी है तो कौन सा अनुच्छेद में। ये प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, बड़ी सारी चीजें आपकी ऐसे तैयार हो जाएंगी। अपने आप को रिलेट करना सीखिए चीजों से, कपलिंग क्रिएट करना, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि तुरंत ये सारी प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है। ओके, अच्छा, क्योंकि ये समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है, ठीक है। यानी चाहे वो अंबानी का वोट हो, चाहे किसी रिक्शे वाले, किसी गरीब आदमी का वोट हो, वो एक व्यक्ति एक वोट ही माना जाएगा। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वो अन्य सबके बराबर है। उस वोटिंग की लाइन में उस गरीब महिला को ये प्राउड फील हो रहा है कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, एक नागरिक के तौर पर उसकी स्थिति किसी अन्य से कम नहीं है। बहुत खूबसूरत सी चीज, और क्योंकि उसके पास भी एक ही वोट है, उसके वोट की भी उतनी ही वैल्यू है जितने उसके मालिक के वोट की वैल्यू है। ओके, फिर हम वापस उस सीन पे आते हैं, उसकी स्टोरी पर। वो घर की सफाई कर लेती है और पैसे मांगती है अपनी मैडम से, तो उसकी मैडम कहती है कि कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी? मतलब उन्होंने पैसे दे तो दिए, लेकिन एक वार्निंग दे दी, भाई ये ठीक हैबिट नहीं है कि आप पहले से एडवांस पैसे मांगते हैं। इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो जी मैडम नहीं बनाऊंगी कह के चली जाती है। फिर उस शाम को बस जरा सी और देर बेटी, अच्छा यहाँ शायद पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, वो अपनी बेटी को कहती है जैन, अच्छा वो फिर सोच रही होती है, लाइन में लगी है, अस्पताल के लाइन में लगी है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इक्वालिटी, ये है एक, मतलब जो जमीनी हकीकत जिसको आप बोलते हैं कि अभी तक हम जिन समानता के आदर्शों की बात कर रहे थे कि वोटिंग की लाइन में कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, अब लीजिए ये आ गया वास्तविकता। और कितना तीव्र प्रहार है कि उनको वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहना हो, पर बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ता। अब आ गया एक डिफरेंस, एक इनइक्वालिटी आ गई। अब ये सोचिए इस तरीके की चीजें समाज को कैसे आगे ले जाएगा, कैसे समाज को आगे बढ़ाएगा। बहुत अच्छा, फिर परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। यानी सुबह वो वोटिंग के लाइन में बड़ा प्राउड फील कर रही थी कि बीइंग अ सिटीजन आई हैव इक्वल अथॉरिटी, ठीक है, एकदम मैं दूसरे नागरिक की तुलना में बिल्कुल समान हूं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। और शाम को जैसे वो अपनी बच्ची को लेके अस्पताल में जाती है, तो इक्वालिटी को लेके जो उसके मन में जो भाव थे सुबह, अब वो थोड़े से डाइल्यूट होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ एक एक्सरसाइज है आपके लिए और आपके लिए भी है, तो 7वीं क्लास के बच्चे के लिए और आपके लिए भी है कि वो क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। ठीक है, आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वो एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वो अपने काम से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आप देखिए, एक ट्रुथ रियलिटी है, एक जमीनी हकीकत है और एक सच्चाई है जो एक बड़ी संख्या, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है जिसको रोज सामना करना पड़ता है इस तरीके की समस्याओं का, इस तरीके की परेशानियों का। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अब ऐसे जब भाव आएंगे किसी नागरिक में, तो फिर उसकी अपनी देश में सहेगा जो कंट्रीब्यूट करने की जो भावना होगी वो किस हद तक आहत होगी। आप तमाम सारी, जब आप सोशल जस्टिस का पार्ट पढ़ते हैं तो वहां इस तरीके की चीजें आपको मदद करेंगी। आप तमाम सारी चीजें, आप अफसर बन के जाएंगे, आपके हाथ में अथॉरिटी होगी, तो जब आप सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे
तो अगर यहाँ पर इनके लिए आपके योजना में अगर कोई स्थान नहीं है तो फिर वो महत्वपूर्ण नहीं होगा। यहाँ गांधी जी का वो जो ताबीज वाला जो मंत्र है कि जब भी आप पॉलिसीज बनाएं, जब भी आप कुछ डिसीजन लें, तो इस बात को जरूर सोचें कि क्या ये इस समाज के आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा। तो ये अपने आप में एक सूत्र के रूप में सामने आता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश करता है कि इस तरीके की चीजों को फ्रेम किया जाए। ठीक है, आप पढ़ेंगे भी अभी आगे। तो लेकिन आप सबको भी ये बात बहुत जरूरी है, ये सोचते रहना। इस तरीके से अगर आप हैबिट अपनी क्रिएट करते हैं तो यकीन मानिए तमाम सारे एस्पेक्ट में आपको जब आंसर लिखना होगा या क्या कहते हैं इंटरव्यूज वगैरह में बहुत मदद करती है ये सारी चीजें। बहुत सामान्य भाषा में सिंपल सी चीजें लिखी हुई हैं और ये सरकार का विरोध नहीं है। ठीक है, ये एक वो हकीकत है जिसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप समानता को अगर स्थापित करना चाहते हैं तो इन समस्याओं से आप आंख नहीं चुरा सकते, इनकी बात करनी पड़ेगी। उस कांता के बारे में, उस कांता के मन में जो विचार आ रहा है कि आखिर वोटिंग के लाइन में हमको इक्वालिटी फील हो रही थी और वोट देते ही क्या हो गया, अस्पताल में लाइन लगाते वक्त वो कहां गई वो इक्वालिटी। तो ये विचार एक नागरिक की हैसियत से जब आप देखेंगे तो फिर ये देश में उसकी सहभागिता को प्रभावित करता है। तो यहां इन सारी चीजों, ये लोकतंत्र की नींव में थोड़ा बहुत वो क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर वो अलग अलग चीजों में अभिव्यक्त होता है जिसको आप अलग अलग समस्याओं के रूप में समझते हैं। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ एक थोड़ा सा एक्सरसाइज है, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण हैं। आप एग्री करते हैं कि अगर वो इनइक्वालिटी पे अगर वो डाउट कर रही है तो वो वाकई रीजनेबल है। उपरोक्त कहानी के आधार पर उसको ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। आप अपने मन में सोच लीजिएगा। ओके, फिर आ जाइए अन्य प्रकार की असमानताएं। ये तो एक इनइक्वालिटी। अब एक दूसरे प्रकार की इनइक्वालिटीज के बारे में बात हो रही है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं। और ये देखिए, ये बात बहुत जरूरी है कि जब आप इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इस शब्द के कॉन्टेक्स्ट में कीजिए तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुली यहां भाषा का अरेंजमेंट है, ये आपको सीखना चाहिए आप सभी को। कि यहां बात कर रहा है कि कांता उनमें से बहुत सारे लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र पे को इतना एम्फेसाइज है, सीधे भारत में रहते हैं कह देता। भारतीय लोकतंत्र को एम्फेसाइज करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि लोकतंत्र में वी क्लेम कि वी हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन आवर रूलिंग। हमारा शासन में हमारी समान सहभागिता है। ठीक है, तो हमारी समान सहभागिता है। इस बात को जब हम ये एक तरफ तो ये क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमारी सहभागिता से ही ये देश का शासन चलता है। आई एम द रूलर ऑफ दिस कंट्री, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इस देश का नागरिक होने के नाते मैं इस देश का शासक भी हूं, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। तो जहां आप ये एक इस तरीका क्लेम कर रहे हैं, मताधिकार प्राप्त है, लेकिन उनके दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। जब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं तो उनको हर रोज ये फील होता है कि नहीं साहब, यहाँ इक्वालिटी उस तरीके की नहीं है जैसा कि क्लेम किया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको आप इस तरीके से सोचें। यहां ये कहता है निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। यहां पैसे का ना होना, आपके पास संपत्ति, पैसा, धन ना होना, ये एक कारण है। ऐसा नहीं है कि अकेला कारण यही है, अन्य कारण भी हैं। क्या बात कर रहा है ये अगले कारण की? इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। ओके, अब अजय, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। जी, आप सब लोग अवेयर हैं, हमने थोड़ी सी बात की भी है इसको 6ठी क्लास में भी। तो यहां ये जातिगत व्यवस्था, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, इसने फोकस भी कर दिया कि ग्रामीण भारत में, ठीक है, ग्रामीण भारत कहने का मतलब ही कई बार हो जाता है कि हम उतने जागरूक नहीं हैं, उतने अवेयर नहीं हैं। यानी कि इस शब्द पर भी बहुत जरूर ध्यान रखना है कि सीधा नहीं कहा कि आप भारत में रहते हैं, ठीक है, आप ग्रामीण भारत में रहते हैं,
यानी ये अपने आप में ग्रामीण भारत डिनोट करने का मतलब ही है कि वी एक्सेप्ट कि यहाँ अभी तक जागरूकता का उस तरीके से प्रसार नहीं हो पाया। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी जागरूकता का, अवेयरनेस का उस लेवल पर प्रचार प्रसार नहीं हो पाया कि हम ये डिफरेंस करना छोड़ दें कि ये ग्रामीण भारत है और ये अर्बन एरियाज हैं। तो ये डिफरेंसेस जिस दिन हम खत्म करना शुरू करेंगे, आप समझिए कि हम ग्रोथ कर रहे हैं असल में। अच्छा, तो ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव बहुत छोटी उम्र में ही हो जाता है। जी बिल्कुल। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, अब दिल्ली जैसे शहरों में जहां इतनी लाइनें लगी हैं, ये सारा कुछ, इतनी फास्ट लाइफ है, लोग दौड़ भाग, दिल्ली, मुंबई, तमाम सारे जो बड़े शहर हैं या छोटे शहर में भी हैं, तो वहां चूंकि जीवन शैली अलग है, लोगों की आवश्यकताएं अलग हैं, तमाम सारे रेस्टोरेंट हैं, तमाम सारी चीजें हैं, तो वहां ये जाति सिस्टम डाइल्यूट सा महसूस होता है। तो शायद ये कहता है कि शहरों में आपको इस तरीके का आभास ना हो, लेकिन गांव में वो परंपराओं के आधार पर, चूंकि उस तरीके का उनकी जीवन शैली भी नहीं, बहुत भाग दौड़ भी नहीं है, बहुत एक निश्चित ढर्रा है जिंदगी जीने का, तो वहां पर जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो अभी भी अपना असर रखती हैं। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विचार विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा पर शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तो मोटे तौर पे तो हमने ये कह दिया कि नहीं साहब, ये अभी गांव में ही है, अवेयरनेस अभी वहां नहीं फैली है, शहर के लोग थोड़े अवेयर हैं, तो कंपेरेटिवली वो जाति सिस्टम यहाँ डाइल्यूट हो गया है। लेकिन अब ये यहाँ कह रहा है कि ठीक है, मान लिया आपकी बात सही है, लेकिन अगर ऐसा है तो जो मैट्रिमोनियल्स निकलते हैं, जो शादी ब्याह के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकलती हैं, एक बार उस पर नजर डालने की जरूरत है। ये शायद, हाँ, यहां देखिए, ये बड़ा खूबसूरती से कि ये तोमर राजपूत जाति, जाहिर है ये गांव में तो छपता नहीं है गांव के लिए। तोमर राजपूत, ये एड्रेस है मैकनिल इंजीनियर, सुजलान, पुणे, हेतु सेवारत उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या ही चाहिए इनको। ये राजपूत कन्या ही चाहिए, कोई और कन्या होगी तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ अभी तो चैलेंजेस कन्या ही पे, अब धीरे धीरे जिस तरीके से चीजें बदलाव हो रहा है, तो राजपूत कन्या चाहिए। दूसरा है कि स्लिम, गोरी, बी, कंप्यूटर साइंस, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग वर चाहिए। स्वजातीय, किसी दूसरे जात का नहीं चाहिए, और मैचिंग होना चाहिए। तो मैचिंग तो चलो फिर भी एक जेन्युइन डिमांड है कि लड़की दुबली पतली तो बहुत मोटा लड़का नहीं चाहिए, ये तो चलो जेन्युइन डिमांड है। लेकिन स्वजातीय उसी जाति का चाहिए। अगर कन्या अग्रवाल है तो वर भी अग्रवाल होना चाहिए। ठीक है, यहां इस तरीके के जो वैवाहिक, ये जो मैट्रिमोनियल है, यहाँ कुर्मी, क्षत्रिय, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोटेक, बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर चाहिए। ब्राह्मण, जिजोदिया, बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र, गौर वर्ण, एमए 3 विषयों में एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए। सर्व ब्राह्मण मान्य, ब्राह्मण ही चाहिए इनको। आप देख रहे हैं, तो ये तो बहुत क्वालिफिकेशंस आप देखिए, कितनी हाई क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप ये बात कहते हैं कि केवल शिक्षा दीक्षा ही जिम्मेदार है, तो यहां से पता चलता, देखिए बड़ा आपके एस्से में, आपके इंटरव्यूज में, मेंस में, तमाम सारी चीजों को ये सारी चीजें, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में कितनी ब्यूटीफुली ये सारी चीजें समझा दिया कि आप कितनी भी बातें कर लेंगे, नहीं साहब बड़ी अशिक्षा है, आपने बड़ा डिनोट करके कह दिया ग्रामीण भारत में ऐसा जल्दी एहसास हो जाता है, तो हम कह रहे नहीं, अवेयरनेस नहीं, शिक्षा नहीं है। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी डिग्रियां भी लिख रहे हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, और किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, यानी कुछ चीजों को लेके कितने कंजर्वेटिव हैं। अभी आप लोगों ने भी न्यूज सुनी होगी, यहीं गाजियाबाद की घटना है, दिल्ली के पास एक कोई दलित जाति का कोई लड़का था जो दिल्ली में कहीं किसी बढ़िया कंपनी में काम करता था, अच्छी पद पर था, बढ़िया हैंडसम सैलरी थी उसकी।
तो उसकी शादी थी, अपने गांव से शादी कर रहा था और वो घोड़ा वोड़ा अरेंज करके जैसे दूल्हे निकलते हैं, वो शायद किसी वो ठाकुरों के गांव से निकला, वहां पकड़ के पीट दिया कि तुम्हारी हैसियत नहीं, हमारे गांव में घोड़े पे चल के जाओगे, तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई। तो कहने का मतलब कि अभी भी जो मानसिकता है कि अब यहाँ यहाँ शिक्षा कोई रोड़ा नहीं था, वो शिक्षित था, ठीक है, यहाँ संपत्ति भी कोई रोड़ा नहीं थी, लेकिन जो मानसिकता थी, जो सामाजिक स्थिति की पोजीशनिंग थी, वो प्रभावित करती है इसको। अब सोचिए जो दूल्हा अपने ही पैसे से उसने सारा अरेंजमेंट किया होगा, वो जो पिटा होगा उसको क्या लगता होगा, वो क्यों पिटा है। ये अगर आप ये सोचें कि ये तकलीफ दे बात है कि उसके मन में, अगर आप देश के प्रति अब उससे बात करें कि यार तुम्हारा कंट्रीब्यूशन चाहिए इस देश के डेवलपमेंट के लिए, तो वो कैसे करेगा कि साहब मैं किस देश के डेवलपमेंट की बात करूं। उसके साथ जो इनइक्वालिटी उसने खुद ने फील की है, तो अब वो कैसे आप उसको कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू हैव इक्वल राइट्स। आप उसको कन्विंस कर पाएंगे क्या कि उसकी क्या गलती थी। अच्छा, उस जाति में पैदा होने में भी उसका क्या वश था। कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई किसी अन्य धर्म जाति में है, कोई स्त्री के रूप में पैदा हो रहा है, पुरुष के रूप में, उसमें उस व्यक्ति का क्या क्या नियंत्रण है। तो उसका खामियाजा लेकिन उसको जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो या कोई इसी बात का प्रिविलेज लेता है कि वो किसी जाति धर्म का है या फला लिंग का है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये कम से कम आपके कंट्रीब्यूशन को तो डिस्टर्ब करेगी। जब आप देश के विकास में सहभागिता की बात आएगी, वो राष्ट्र को मजबूत करने की बात आएगी, तो फिर वो कंट्रीब्यूशन डाइल्यूट होता रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे ये बात कर रहा है, और ये एक बड़ा अच्छा व्यंग है अपने आप में कि आप बहुत जागरूकता की बात कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिए क्वालिफिकेशंस लिखी है, हाईली क्वालिफाइड लोग, लेकिन सजातीय वर या वधु ही चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक चैलेंज है जिसको समझने की आवश्यकता है, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में क्रैक पैदा करती हैं, उसको डाइल्यूट करती है। बहुत जरूरी है कि इसको समझें। अब यहां पर आगे बता रहा है, अब आइए एक कहानी, स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलित के बारे में आप पहले से ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, जी पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, ब्रोकन, ठीक है। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। अभी हमने इसको एग्जाम्पल में समझा भी। यहां ओम प्रकाश वाल्मीकि, अच्छा ये एक राइटर हैं, हाँ ये एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी करनी पड़ती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब भी वो कक्षा में तमाम सारी इनइक्वालिटीज की बात करें, कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश को स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वो लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल के खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्ण सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए उच्च स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूं ही इसके बाद भी ऐसे ही और लोग भी आएंगे। अच्छा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये किताब है जूठन, उसका ये कवर पेज है। ओके, तो फिर बाद में वो चीजें बदली। अब यहाँ एक थॉट विचार के लिए कह रहा है कि आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया गया। जाहिर है जातिगत कारणों से, ठीक है। की जगह अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखें कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते। तो आप लिखिए भले ही ना, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर। ओके,
आपके विचार से अंसारी, अच्छा यहाँ कोई एक और स्टोरी है। अच्छा, दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में, ये तो गांव की घटना थी जो वाल्मीकि साहब की थी, ये दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य सी बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। अच्छा, तो ये कहानी ये है कि वो मकान लेना चाहते थे, वो कई मकानों में गए, लेकिन उनके धर्म को देखकर, ये क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, इनकम है, मतलब ये अफोर्ड कर सकते हैं एक अच्छा मकान, लेकिन क्योंकि ये उस धर्म के नहीं है जिसमें मकान मालिक चाहते थे, तो इनको मकान नहीं मिलता। तमाम सारे बहाने बना के इनको लोग दे देते थे। बाद में किसी ने इनको मकान किराए पर दिया। तो ये भी एक तरीके की इनइक्वालिटी है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, या धर्म के आधार पर हो। तो यहाँ इस तरीके से जो सोचिए आप, जिसके साथ भी अभी कोरोना बीता है, आप में से कुछ लोगों ने शायद महसूस भी किया हो, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर आप पेशेंट हैं और आपके अपने ही परिवार के लोग बाहर से खाना छोड़ के चले जा रहे हैं, लोग खा लेना, तो वो कितना पेनफुल होता है कि हम अपने ही परिवार के सदस्य के साथ इस तरीके से छुआछूत का ध्यान रखें। जो सदियों से इसको झेल रहे हैं उनके मन पर क्या बीतती होगी। और किसी भी तरीके से, चाहे वो आर्थिक आधार हो, चाहे जातिगत या धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर किसी को असमानता महसूस करनी पड़ती है, और तुरंत ही आप उसको हवाला दीजिए कि आप एक लोकतांत्रिक देश के सदस्य हैं, उसके नागरिक हैं, और आपकी सहभागिता का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस देश को, आपके कंट्रीब्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आप उसको आह्वान कीजिए कि आओ और देश के लिए काम करो, समाज की उन्नति के लिए काम करो। तो ये एक साथ थोड़ी सी बेईमानी सी होगी, दोनों ही बातें एक साथ नहीं हो पाएंगी। तो आप देखिए, एक समस्या भी, अगर आप किसी को ये ब्लेम करते हैं कि साहब उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो एक बार जरूर उस एनवायरनमेंट को जांचने की आवश्यकता है कि क्या वैसा एनवायरनमेंट मिल पा रहा है जहां वो अपना कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो इन कहानियों के कॉन्टेक्स्ट में, इनके परिप्रेक्ष्य में एक बार जरूर विचार करने की आवश्यकता है। ओके, अब आ जाइए, आता है कि मानवीय गरिमा का मूल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पढ़ते हैं इकोनॉमी, उसमें पॉलिटी में, कि मेनका गांधी केस का जिक्र करते हैं। जब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, वो आपके दैहिक जीवन और स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन जब मेनका गांधी केस के बारे में बात आती है, उनको विदेश जाने से रोक दिया गया, तो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गई, कहीं कि साहब ये मेरे फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है और मेरे आर्टिकल 21 का वॉलेशन है। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया, कहा यस शी इज राइट, ये उनके आर्टिकल 21 का वॉलेशन है। और उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया और क्या कहा, उन्होंने कहा कि राइट टू लिव मींस केवल ये नहीं कि घर में कमरे में बंद करके खाना पीना दे रहे हैं, कह रहे हैं जिंदा तो है। जिंदा रहने का मतलब एक ऐसा जीवन जिस पर आप गर्व कर सकें, एक लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, मतलब एक गरिमामय जीवन, एक गरिमापूर्ण जीवन, एक ऐसा जीवन जिस पर आप गर्व कर सकें। तो इंसान होने के नाते हम अपने जीवन पर गर्व कर सकें। तो कई सारी परिस्थितियां तो चलो ये प्राकृतिक हैं, भौतिक हैं, लेकिन जो सामाजिक इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटीज हैं, ये फिर खतरनाक है। ठीक है, कि अगर कि इस तरीके के कारण हमको हमारे अपने अस्तित्व में प्राउड करने से रोक रहे हैं, तो फिर हमारे दिमाग में डिस्ट्रक्शन ही चलेगा। ठीक है, हमारे विचार बड़े भयावह होंगे ऐसी स्थिति में, वो कम से कम क्या कहते हैं, सकारात्मक तो नहीं होंगे। तो हम सबकी ये बड़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम कोई व्यवहार करें इस तरीके से, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि क्या हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारी कोई भी अभिव्यक्ति, कोई भी एक्सप्रेशन, क्या ह्यूमन डिग्निटी को सपोर्ट कर रहा है, क्या अगले की मानवीय गरिमा का सम्मान कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर विचार करना। ओके, आइए पुस्तक क्या कहती है समझते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची।
ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों ने उसके सम्मान को बुरी तरीके से आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वो विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें भी इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया कि तो उनके अपने आत्मसम्मान ने ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा संविधान पूरी कोशिश करता है कि जो ह्यूमन डिग्निटी है एक सिटीजन की, एक इंसान की, वो बनी रहे। आप देखिए आर्टिकल 14, 15, 16, ठीक है, 17, 18 सारा चीज बात करता है। 19 ये समानता पे ही आधारित है। जो स्वतंत्रता दी जाती है उस पर भी समानता की बात की जाती है। तो बहुत ब्यूटीफुली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें अरेंजमेंट की गई हैं। और वो सारी चीजें कहाँ से प्रेरणा ले रही हैं? ये जो बैकग्राउंड्स हैं यहां से ये प्रेरित होती हैं। तो आप सब इस चीज को देखते रहिए। हमारा प्रियम्बल इन सारी चीजों की बात करता है कि किस तरीके से हम ये पैसे ले, वहां तो हिम्मत नहीं होगी आपके सामने। तो इसके सामने इसका मतलब आपने इसके काम को थोड़ा कमतर आंका, ये ठीक नहीं है। ये पिक्चर का ये सीन बड़ा, मतलब मैं एनसीईआरटी लिखने वालों को बड़ी बधाई दूंगा इस बारे में किस तरीके से इन्होंने सोचा। और आप सबको भी यही क्रिएटिव चीजें लानी है। इन चीजों को जब आप सोचते हैं इस तरीके से तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी अपनी विचार शक्ति बढ़ती है। जरूर आपको इस तरीके से सोचना चाहिए और एनसीईआरटी बहुत मदद करती है इस बारे में। ओके, अब अच्छा उसकी डिटेल में है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, वाकई उसका भी काम है, उसकी अपनी एक डिग्निटी है और उसमें उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। वाजिब बात है ये। ओके, भारतीय लोकतंत्र में समानता। फिर भारतीय लोकतंत्र और इसमें समानता। ये देखिए डेमोक्रेसी ना बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमको और भी बातें करनी है डेमोक्रेसी के बारे में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से बात करेंगे, संवैधानिक मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझिए कि ये जो लोकतंत्र है, एक विद्वान थे, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही। उन्होंने कहा कि इंसानों में न्याय करने की भावना होती है, इसलिए लोकतंत्र संभव है। यानी हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर ये कैपेसिटी, ये भाव है कि हम जस्टिस करें, तो इसलिए लोकतंत्र तो संभव है। लोकतंत्र में मतलब हमारी सहभागिता हो सकती है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि इंसानों में अन्याय करने की प्रवृत्ति है, इसलिए लोकतंत्र आवश्यक है। ठीक है, यानी हम बीइंग अ ह्यूमन, हमारे अंदर ये भाव है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, इसलिए डेमोक्रेसी इज पॉसिबल। लेकिन हमारे अंदर ये भी हैबिट है, ये भी टेंडेंसी है कि हम अन्याय करें, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करें। तो ऐसे में डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड, जरूरत है उसकी। वी कैन नॉट अवॉइड डेमोक्रेसी। तो बड़ी खूबसूरत सी बात है ये। तो लोकतंत्र का बहुत महत्व है। आप देखिए लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है, आप तमाम सारी बातें कर सकते हैं कि नहीं साहब इस लोकतंत्र ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया, बहुत सारे चैलेंजेस आज भी बने हैं, असमानता जैसे कुरीतियां आज भी हैं, तो बहुत समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया वो बाकी व्यवस्थाओं की तुलना में। आप ये कह सकते हैं और ये सच भी है। लेकिन साथ ही साथ आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि आप जिन भी व्यवस्थाओं से तुलना कर रहे हैं उसमें लोकतंत्र श्रेष्ठ है। इन तमाम सारे चैलेंजेस के बावजूद भी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट काइंड ऑफ रूलिंग। तो ये जो ऐसी न्याय प्रणाली है, ये जो व्यवस्था है, ये बाकी की तुलना में निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर जनता के हितों को सुनिश्चित करती है। जो बेनिफिट्स ऑफ सिटीजन है, बेनिफिट्स ऑफ पीपल हैं, उनको इंश्योर करने में जिस तरीके से डेमोक्रेसी काम कर लेती है, शायद ही कोई व्यवस्था ऐसा कर पाए। तो जरूर इन बातों को ख्याल रखना चाहिए। आइए फिर बात करते हैं, यहां क्या लिखा हुआ। ये कहता है कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। जी बिल्कुल, वी आर इक्वल बिफोर लॉ। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो,
वो सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया जाता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जिसको आप कहते हैं, आर्टिकल 14 में आप इसको बहुत फोकस्ड होकर पढ़ते हैं। एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड देयर विल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता होगी और विधियों का समान संरक्षण होगा। तो ये बात ये कहता है जहां पर पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। आप देखिए बिल्कुल ऐसा है, चाहे वो छुआछूत के संदर्भ में हो, चाहे महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में हो, चाहे समान काम के लिए समान वेतन की बात करना हो, तो ये तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं जो वंचितों को भी ध्यान में रखता है, कमजोरों को भी ध्यान में रखता है। तो ये सारे कानून की व्यवस्था ही की गई उस समानता को मजबूत करने के लिए, उस इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। ओके, अब आ जाइए, यहां हमारी पार्लियामेंट का फोटो है। जो पार्लियामेंट बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडी है, आपको मालूम है पूरे देश के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी है। और यहाँ जो इसके आधार स्तंभ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय लिंग के लोग, ठीक है, ये आधार जिन्होंने इस पूरे लोकतांत्रिक की इस मंदिर को उठा रखा है अपने कंधों पर। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। और अगर इसमें से हाथ किसी का भी ढीला होगा तो हमारे तिरंगे की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। तो जब भी आप व्यवहार करें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, जरूर ख्याल रखिए कि चीजें क्या कहते हैं, इन चीजों का सम्मान होता रहे, वी द पीपल ऑफ इंडिया का सम्मान होता रहे। ओके, अब आ जाइए, सतत विकास लक्ष्य, भुखमरी समाप्त करना, हाँ जी ठीक है, ये जीरो हंगर, ये सारे जो योजनाएं हैं वो इसी उद्देश्य से किए गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, अब ये क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात कर रहा है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस बात को भी थोड़ा सा यही समझ लीजिए, हालांकि ये जब हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली। कानून के आगे सभी लोग बराबर, मतलब क्या कानून सबके साथ न्याय कर पाएगा? इज इट पॉसिबल? व्यवहार में संभव नहीं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये मतलब नहीं कि सभी के साथ एकदम से समान न्याय हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों की पहुंच न्याय तक हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब कि आप चाहे कितने कमजोर क्यों ना हो, आपकी पहुंच न्यायालय तक होगी। ठीक है, और आप चाहे कितने ताकतवर क्यों ना हो, आपका उत्तरदायित्व तो होगा न्यायालय के प्रति। ठीक है, आप जवाबदेह होंगे, आप अकाउंटेबल होंगे। तो आपका ताकत होना आपको न्यायालय से सीमा से बाहर नहीं कर देता, और कमजोर होना आपको न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के आगे सभी बराबर। इस बात को समझने की आवश्यकता है आप सबको। ये जब हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। यहां भी वही बात कह रहा है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर है। एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने की नौकरानी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान आदि के आधार पर, उसके स्त्री पुरुष होने के आधार पर विरोध नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए आर्टिकल 15, 16 आप पढ़ते हैं, यहां पर ये सब आर्टिकल 15 में है ये बात, 16 में बात है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकता है, आर्टिकल 15, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, आर्टिकल 17। आप ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद के लिए। बहुत अच्छी चीज है। आप देखिए कितनी अच्छी से, अगर आपको समानता कभी एक्सप्लेन करना हो, सीधा सीधा ये लाइन आप उठा सकते हैं। ठीक है, और कई बार आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन्हीं लाइनों के आधार पर जरूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो दो तरीके हैं
कि समानता के आधार को लागू करना। एक तो है कि साहब कानून बना दिया गया, लॉ इज देयर, अगर किसी तरीके की इनइक्वालिटी ऑफ फील हो रही, यू कैन नॉक द कोर्ट, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए। दूसरा है कि जो बहुत वंचित हैं, जो मतलब डिप्राइव सेक्शन है, बहुत बहुत ताकतवर नहीं है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऐसा नहीं है कि संविधान या जो हमारी गवर्नमेंट है, जो व्यवस्था है, वो उसको उनको छोड़ देगी, उनके बारे में विचार करती है। तो तमाम सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो ऐसे ही सुविधाहीन समाजों की मदद के लिए, यहां ध्यान रखिएगा ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, सुविधाहीन समाज की बात कर रहा है। ये बिल्कुल इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उसको एक दोयम नागरिक के तरीके देखते, कोई सेकेंडरी सिटीजन के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, बस ये कर रहे हैं एक के पास सुविधा है, एक प्रिविलेज है, दूसरे के पास उस तरीके से प्रिविलेजेस नहीं मिले। तो सुविधाहीन समाज, वो कितना खूबसूरत शब्द है ये, आप देखिए उनके सम्मान की भी सुरक्षा हो रहा है और उनको डिनोट भी कर रहा है, संबोधित भी कर रहा है, बहुत खूबसूरत। ये सब सीखने की आवश्यकता है आपको। उनके लिए योजनाएं बना करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ अब ये थोड़ा सा आपका होमवर्क, आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए ऐसे कौन कौन से कानून हैं, वो कौन से कानून हैं जो व्यक्ति के समान अधिकार की रक्षा करते हैं। ये आपका होमवर्क है, जरूर तलाशिए इस पे, ये हैबिट डालिए, ठीक है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी तमाम सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 41 है, ये तमाम सारे इसके थ्रू चलाएगी, तमाम सारी योजनाएं हैं जो मदद करती हैं। ओके, उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन, आप देखिए जो मिड डे मील योजना है, यहाँ बच्चों को परोसा जा रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, क्या आप इसके बारे में आपको समझना चाहिए, ये आप जानते भी होंगे, एक बार जरूर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा। अब यहाँ आपका होमवर्क शुरू हो जाता है कि ये कब से शुरू हुआ, किस सरकार ने शुरू किया, ठीक है, कब से मतलब उसमें शुरुआत कहाँ से गई, पहली बार कहाँ से की गई। तो इस तरीके की चीजें आपको जरूर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ओके, अब इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिल, देखिए अपने आप ही आंसर दे दिया, तमिलनाडु में खूब पूछा जाता है इस तरीके के प्रश्न, ठीक है। लोग रेगुलर पढ़ाई में नहीं पढ़ते ऐसे, लेकिन आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई है, कब से, 2001 में, 2001 में लागू की गई है। और इसके करने का आधार भी क्या है, आप देखिए ये सारी चीज 2001 में लागू की गई। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिकांश संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। जाहिर है एजुकेशन इससे इंप्रूव होगा। माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर के बच्चों को खाना खिलाने आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जाति पूर्वाग्रह, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण, जाति पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिले। आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, आप सरकार की तरफ से, आप अगर पूछा जाए कि इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार, तो तमाम सारे जो कानून आप बताएंगे वो उसके साथ साथ आप इस तरीके के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये जो मिड डे मील स्कीम है उसके तहत जो भोजन कराया जा रहा है, तो एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं बच्चे बिना जाति वगैरह का ध्यान रखे हुए, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। कितनी ब्यूटीफुल चीज, एक तो भूख का समाधान हुआ, वो एक शारीरिक रूप से सक्षम बनेंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी, तो जो शैक्षिक गैप था, जागरूकता का गैप था, ये पूरा होगा, ठीक है। और जो छुआछूत का जो एक पूर्वाग्रह था
ठीक है, एक प्रेजुडिस माइंड था कि इस जाति का वो इस जाति का, ये भी मिट रहा है बच्चों से। अभी देखिए कहीं अभी हाल का ही है, मुझे एग्जैक्टली वो जगह याद नहीं आ रही है, लेकिन अभी हाल में कहीं घटना हुई थी कि कोई कुक था जो दलित था, उसको वहां के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, नहीं ये खाना नहीं बना सकता, और बाद में कोर्ट ने ऑर्डर किया क्यों नहीं बना सकता, बनाएगा वही, और फिर से उसने रीज्वाइन किया। तो सरकारों के प्रयास को आप इस सब चीजों को देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप एंजॉय कर रहे होंगे, ज्यादातर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप इनमें से किसी भी चीज को अवॉइड मत कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ही है कि हम लाइन बाय लाइन इन सारी चीजों से गो थ्रू हो जाएं। क्योंकि एनसीईआरटी हम पहले भी बात कर चुके हैं और आप भी इस बात से सहमत हैं कि एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ा कि नहीं साहब हमने बेसिक चीजें तो कंप्लीट कर ली। अब इसी फाउंडेशन पर तमाम सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को रखना है। जब अलग अलग विषयों की एनसीईआरटी आप कवर कर लेते हैं, अब इसके बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, संविधान में बाकी सारे प्रोविजंस हैं, तो आपको बहुत तेजी से आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। और खास करके मेंस के एग्जाम में, जो ओरिजिनल एग्जाम है एक तरीके से, तो मेंस के एग्जाम में जो कि बड़ा हर्डल है आंसर राइटिंग वगैरह, कई बार बच्चों के आंसर राइटिंग को चेक करते वक्त हमें मतलब बड़ी निराशा झेलनी पड़ती है कि बताइए बच्चों की ना भाषा उस तरीके से है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके आंसर पढ़ के हमें लगता ही नहीं है कि ही सपोज टू बी एन आईएएस ऑफिसर। तो तमाम सारी बातें हैं, वो विचार आखिर आए कैसे, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 12वीं तक की एनसीईआरटी आपको बहुत परिपक्व कर देती है, बहुत मेच्योर कर देती है। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो एक्सप्रेशन मेथड हो कि किस तरीके से ये एक्सप्रेस किया गया, ये लाइनें कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत खूबसूरत हैं। और ऊपर से देखिए, लोग कहते हैं सरकार का विरोध नहीं करना, ये सरकारी किताब ही है, ये ग्राउंड रियलिटीज को अवॉइड नहीं कर रही है। तो सरकार खुद भी प्रमोट करे, वो आपको एक संदेश भी दे रही है कि आप ग्राउंड रियलिटी को जानेंगे नहीं तो उसके समाधान की बात कैसे करेंगे। तो इन सारी चीजों पर बात करनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह पे हमने बाकायदा डिस्कशन किया हुआ है, आपने सेकंड चैप्टर में आप जरूर वो वाला वीडियो देखिएगा। पूर्वाग्रह हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। पूर्वाग्रह में मतलब होता है कि एक धारणा, किसी दूसरे के बारे में पहले से एक धारणा बना लेना। ठीक है, जैसे आपकी साहब लड़कियां तो कमजोर ही होती हैं, ठीक है, पुरुष तो ताकतवर ही होता है, ये जो धारणा बना दिया, ये इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। हम पहले से ही एक माइंडसेट करके आए, इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। वीडियोस जरूर देखिए, जिन लोगों ने पुराने वीडियोस छोड़े हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि सारे वीडियो से गो थ्रू हो ले, तभी इस पूरे जो हमारा जो उद्देश्य है आपको आपके बीच एनसीईआरटी डिस्कस करने का वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आ जाइए। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ठीक है, मध्याह्न भोजन, आप देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, जब आप प्रियम्बल में पढ़ते हैं समाजवाद, ठीक है, सोशलिज्म पढ़ते हैं, तो सोशलिज्म के तमाम सारे टेक्निकल मतलब समझते हैं कि साहब वो प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है। लेकिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करता है, सबके लिए समान अवसर होगा। तो सरकारी कार्यक्रम रोज इस बात को, जिस इक्वल अपॉर्चुनिटी को है कि सभी लोगों को अवसर समान रूप से प्राप्त होंगे, इस बात को ये सुनिश्चित करते हैं। किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मिड डे मील कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल, और जो जहां अमीरों के बड़े शहरों में जो कॉन्वेंट स्कूल है, तो वहां बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं उन बच्चों के बीच में। तो ये गैप तो अभी भी है। ओके, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों से ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस अभी भी हैं जिसको समझने की जरूरत है। अच्छा,
अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी, ये अंबेडकर जी का कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ही इज अ जीनियस मैन। ये मतलब इस आदमी की तो जितनी तारीफ की, इतने इतने आदर के पात्र हैं ये। इनके जो विचार हैं, कभी अगर आपको मौका मिले तो जरूर इनके बारे में पढ़िए। तो जिनके बारे में जितना आप पढ़ेंगे ना, तो इनके प्रति आदर बहुत बढ़ जाएगा। ये इनको तमाम सारे और स्वतंत्रता सेनानियों के कंपैरिजन में उस तरीके का स्थान नहीं मिल पाया इतिहास में। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन, न केवल कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे एस्पेक्ट जो इन्होंने जोड़े, वो तो कमाल की चीज थे। इनके विचार बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने अपना जीवन भी, आप देखिए मैंने ये पहले भी जिक्र किया है कि जो मुझे सबसे ज्यादा इनके बारे में जो मतलब इनके मतलब आदर से भर देती है मेरे मन को, वो ये है कि इतनी अचीवमेंट करने के बावजूद भी वो अपने पास, अपने इंस्पिरेशन को नहीं भूले और अपने समुदाय के लिए, उन वंचितों के लिए काम किया, अपनी एक उन्नत स्थिति पाने के बावजूद भी। जनरली ऐसा नहीं होता, जो भी आप भले ही गरीब है, अमीर बन जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कोई गरीब भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं किया इन्होंने, इसलिए ये बहुत आदर के पात्र हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट है, बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, आप देखिए क्या कहते हैं ये, कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर करने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत ही खूबसूरत बात कि आप अगर ह्यूमन डिग्निटी के साथ अपनी जीवन को नहीं जी रहे हैं तो ये बड़ा अशोभनीय है। हमारा आत्मसम्मान, यहाँ ये घमंड की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये किसी तरीके के प्राउडफुल लाइफ की बात नहीं कर रही है, ऐसा जिस पर आप गर्व कर सकें। यहाँ घमंड में और इस तरीके के गर्व करने में अंतर है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो इनका कहना है कि भाई मरना तो है ही है एक दिन, तो जब तक ये जीवन है तब तक ऐसे प्रयास करें जो इसको गौरवशाली बनाए। ये हमारे आपके लिए भी लागू होता है कि जब आप विद्यार्थी के रूप में हैं, ऐसा विद्यार्थी का रोल अदा कीजिए, लगे कि यार ये आप लोग नजीर दें, मैं पढ़ाऊं तो कोशिश करें कि हाँ साहब वो सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही। यानी हम अपने अपने जगह पे अगर अपने अपने रोल को ईमानदारी से निभा भी लेना तो हमारा जीवन आत्मगौरव से भर जाएगा, हमारा सम्मान, आत्मसम्मान में बड़ी वृद्धि होगी। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी एक्टिविटीज को, अपने थॉट्स को ऐसे मैनेज करें जिससे हमारी सेल्फ स्टीम और ज्यादा इंप्रूव हो और उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वो जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं। वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये कैसे संभव होगा? आपको ये इंप्रूव करना पड़ेगा अपने मन में। ठीक है, जब भी कहीं बात आए, आप किसी को कुछ भी आप बोलें तो ध्यान रखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा कह रहे हैं तो इस बात की ध्यान रखिए कि 1/1.25 अरब भारत के बारे में आप बात कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज इंडिया एक्चुअली। ठीक है, हम भारत के लोग ही असल भारत हैं। जो नेहरू जी ने एक बार कहा था कि भारत माता से क्या आशय है। ठीक है, तो भारत माता मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम ही वो सारे लोग हैं। तो अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी उसका भी अपमान कर रहे हैं तो आप 1/1.25 अरब भारत का अपमान कर रहे हैं। बस इस बात का ख्याल रख के अपना व्यवहार कीजिए, अपने आप चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, यही बात ये कह रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखें कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। ठीक है जी, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि एकदम से एक पॉइंट जिसको अचीव कर लिया जाए। लगातार किए जाने वाला प्रयास है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अब यहाँ
अन्य मुद्दे क्या हैं लोकतंत्र के, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे कक्षाएं ऊपर होती जाएंगी, जैसे अभी आज छठी के बाद आप सातवीं में आए, अभी थोड़ा डिटेल हो गया, आठवीं में और डिटेल हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से इसको चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सारी चीजें एंजॉय कर रहे होंगे, थके नहीं होंगे। ओके ओके, अब यहां आ जाइए। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये। एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही पत्रिका ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। ये बस में यात्रा कर रही थी और उन्होंने शायद सीट वैकेंट नहीं की किसी के लिए। रोजा पार्क्स ये 1913-2005 तक ये जीवित रही। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 का दिन भर काम करके वो थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इंकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन हिस्ट्री में। तो सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में ने ये नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के अधिकार आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। आप देखिए ये बता रहा है कि ऐसा नहीं कि भारत में ही इस तरीके की इनइक्वालिटीज हैं, दुनिया के तमाम देश, अमेरिका का एग्जाम्पल लिया जो दावा करता है कि वो लोकतंत्र का मुखिया है एक तरीके से, उसके देश की बात। अभी हाल में 2020 की बात है कि वहाँ एक पुलिस के अत्याचार में एक ब्लैक मैन की डेथ हो गई, आप सबने पढ़ा, और उसके बाद में तुरंत सरकार ने 1 साल के अंदर अंदर फैसला सुना दिया। तो ये इन कानूनों का ही परिणाम है। अच्छा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, अच्छा इसमें 15 आर्टिकल 15 को डिटेल में दिया है, जरूर आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत चीज है ये। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। देयर विल बी अ प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इन सब के ग्राउंड पर विभेद है। कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, कोई किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, जाति आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इस तरीके की बात आर्टिकल 15 कहता है। अच्छा, फिर आते हैं चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, चुनौतियां क्या हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप देखिए, असल में डेमोक्रेसी एक स्केल होता है, ये भी थोड़ा सा हम क्लासेस में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक स्केल है, यहां एक तरफ डेमोक्रेसी है, एक तरफ डिक्टेटरशिप है। ये जो पॉइंट है, आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है कि आप जितना इधर रहेंगे उतना डेमोक्रेसी के नजदीक रहेंगे। ये तो बिल्कुल यूटोपियन स्टेट है, यहां तक पहुंचना एक कल्पना है, ठीक है, और टिके रहना एक कल्पना है, ठीक है। तो लेकिन हम अपनी स्थिति में लगातार सुधार कर सकते हैं या एकदम ग्रोथ कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी लगातार हासिल किए जाने वाला एक चीज है, ठीक है। उसको मेंटेन जहां तक हासिल कर लिया वो बचाए रखना है। जैसे आप विद्यार्थी हैं,
आपकी परफॉर्मेंस ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार किए जाने वाला प्रयास। एक टेस्ट में सफल हुए, आपने थोड़ी सी भी अपने अभ्यास में कमी की, अगले टेस्ट में उसका असर दिख जाएगा। ठीक है, आपका स्थान नीचे खिसक के नीचे आ जाएगा। तो ये लगातार किए जाने वाला प्रयास है। आप अपने शरीर को बनाते हैं, जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। अगर आप कुछ वक्त के लिए एक्सरसाइजेस रोक दें तो आपके शरीर के शेप पर उसका फर्क दिखने लगता है। ये लगातार किए जाने वाला प्रयास है, उसको मेंटेन रखना अपने आप में एक एक्सरसाइज है। तो डेमोक्रेसी भी इसीलिए क्या कह रहा है कि कोई भी देश पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रेगुलर एफर्ट है ये। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। कोशिश कीजिए कि हम आप वैसे ही व्यक्ति में शामिल हो जाएं। ठीक है, मैं पढ़ाने में कोशिश कर रहा हूं, आप एक नागरिक के रूप में, मैं भी नागरिक के रूप में कोशिश करता हूं अपने जीवन में। आप अपने जीवन में इस बात का प्रयास कीजिए। ठीक है, ओके। और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। बहुत बहुत खूबसूरत बात। ठीक है, इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। Why democracy is important for us? Why democracy is important for us? क्योंकि ये हर जो दैनिक जीवन के हमारे काम है उसको प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अपना ही एग्जाम्पल लेके अपने आसपास नजर उठा के जरूर आप विचार कीजिए इस बारे में। ओके, तो यहां इन सारी चीजों में देखिए, ये जो मैंने बताया कि रेगुलर किया जाने वाला एफर्ट है। यानी आप जब भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं या फेसबुक पे कोई कमेंट कर रहे हैं या कोई न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन को कम करेगा। ठीक है, क्या आपके प्रयास, आपके मैसेजेस, आपके विचार वाकई इस व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग कर रहे हैं। तो अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, असल में राष्ट्रभक्त हैं आप। लेकिन अगर इन सवालों का जवाब ना है तो सावधान हो जाने की जरूरत है। एक बार जरूर सोचिए कि वाकई जिस असमानता का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस समाधान का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्हीं समाधान की आवश्यकता है? क्या यही वो जो कुछ बहुत एग्रेसिव लोग सुझाव देते हैं कि किसी को फांसी चढ़ा दो, किसी को मार दो, ठीक है, क्या यही एक रास्ता बचा हुआ है? अब हमारे पास हमारी क्षमताएं अब इतनी लिमिटेड हो गई, हमारी कैपेसिटीज अब इतनी लिमिटेड है कि हमारे पास दूसरे विकल्प नहीं है। तो एक बार जरूर इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए। और एनसीईआरटी को जब भी आप पढ़िए तो इन चीजों के ध्यान से पढ़िए। और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप मेंस के, चाहे आप पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेंस के जब प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा ये एफर्ट बहुत काम का है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ कोई समरी नहीं रखा। कोशिश करते हैं कि हर लाइन पढ़ लें। यानी अगर आप इन वीडियो से भी गो थ्रू होते रहेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नहीं साहब, हमने एनसीईआरटी पढ़ ली। और एनसीईआरटी में हर लाइन को जो भी रिक्वायर्ड है, हमने उसके जितने पॉसिबल एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सब पर हमने डिस्कशन किया है। तो मेरा बस स्टे ट्यून विद अस, हमसे जुड़े रहिए बिल्कुल। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।